माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने के लिए पधारने का कष्ट करें। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित अथवा या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अनिल कुमार जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सुनील कुमार शर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय
या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। वो फूल लाइए, आगे लाइए, आगे लाइए। हाँ, यदि माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति हो तो शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति से इस समारोह का समापन किया जाता है। तो इस वक्त की लखनऊ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की ब्रेकिंग, योगी मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। योगी 2.0 मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। यूपी में 4 नए मंत्रियों ने ली शपथ। यूपी में 4 नए मंत्रियों ने ली शपथ। सुभाषपा से ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान बने मंत्री। इसके अलावा आरएलडी के अनिल कुमार और सुनील शर्मा बीजेपी से भी बने मंत्री। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी, बड़ी खबर, योगी सरकार के मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। ओपी राजभर को बनाया गया मंत्री।
और इसी खबर पर हमारे साथ राजभवन से संवाददाता रमन मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। जी रमन, शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है, लंबे समय से जो इंतजार चल रहा था ओम प्रकाश राजभर का वो खत्म हुआ है, क्या कुछ ताजा जानकारी है, क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल प्रियंका, जिस चीज़ का इंतजार सबको था, राजभवन में 5 बजे के बाद एक तस्वीर आई और क्लियर हो गया कि योगी सरकार के नए सिपाही कौन कौन है। और 4 घंटे पहले से जिन नामों की चर्चा थी, लगभग वही नाम है जो योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, भाजपा एमएलसी दारा सिंह चौहान, साथ में आरएलडी कोटे से पुरकाजी से विधायक अनिल कुमार और साहिबाबाद सीट से सुनील शर्मा। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का आज 5 बजे वनवास खत्म हो गया और वहीं पे रालोद का भी जो विपक्ष की सीट पर अभी तक बैठती थी, अब उसे भी 1 महीने के अंदर जो घटनाक्रम हुए, अब वो भी अब सत्ता वाले खेमे में बैठेगी। आपको ये भी बता दें कि जहाँ पे अपने सहयोगी दलों को जगह दी गई है, वहीं पर जिस तरीके से 4 सीटें बांटी, 4 नए चेहरे लाए गए हैं, उसमें 2 पूर्वांचल और 2 पश्चिम का भी समीकरण है, क्योंकि 2 जो मंत्री बने हैं वो पूर्वांचल से आते हैं और 2 जो मंत्री बने हैं वो पश्चिम से आते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओम प्रकाश राजभर के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं वो यहाँ राजभवन के सामने खड़े हैं, सब में उत्साह है, नारेबाजी हो रही है। जी बिल्कुल रमन, जिस तरह से यहाँ पर पूर्वांचल और पश्चिम की आपने बात की है, ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो जानकारी ये भी निकल कर सामने आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री का पद मिल सकता है, जबकि बाकी दोनों मंत्रियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? हाँ बिल्कुल, यही जानकारी अभी तक निकल के आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है और साथ में सुनील शर्मा और अनिल कुमार को राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार का जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अभी किसे कौन सा कैबिनेट मिलेगा राज्य, अभी ये चीज़ें ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। जी बिल्कुल रमन, तो जिस तरह से 4 मंत्रियों के नामों पर तो फाइनल मुहर लग चुकी है, लेकिन लिस्ट की यदि बात करें तो 5 से 7 नाम चल रहे थे। जिन लोगों को बाहर किया गया है उनके समर्थकों के बीच में क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ गहमा गहमी नजर आ रही है? बिल्कुल, लिस्ट जब से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, उसके बाद में तमाम नाम चल रहे थे। ओम प्रकाश राजभर का नाम लगभग क्लियर था, कुछ देर बाद दारा सिंह चौहान का जो सस्पेंस बना हुआ था वो क्लियर हुआ, लेकिन उसके बाद में तमाम नाम चल रहे थे। भाजपा खेमे से तमाम चल रहे थे, आरएलडी के खेमे से दूसरे राजपाल बलियान का नाम चल रहा था, अनिल चौधरी का चल रहा था, प्रदीप चौधरी का चल रहा था, लेकिन अंतिम समय में मंगलवार की सुबह अनिल कुमार का नाम रेस में आगे बढ़ा और अंत में रेस में वही जीते। वही बात रही, अभी हाल ही में अनुप्रिया पटेल की तरफ से भी एक मंत्री पद की मांग कर दी गई थी, उसकी भी कल शाम से चर्चा थी, लेकिन लास्ट में 4 मंत्री को ही शपथ दिलाई गई। इससे ये तय हो गया कि कहीं ना कहीं सरकार की तैयारी, क्योंकि जो मंत्री कोटा होता है अभी 52 मंत्री हैं कैबिनेट में और 4 होने के बाद 56 हो जाएंगे, 60 का कोटा होता है, यानी ये पहला विस्तार है। इसके बाद में और भी विस्तार होगा, जिसके बाद में अपने हिसाब से मंत्रियों को एडजस्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से एक तरह से इसे वेलकम गिफ्ट भी माना जा रहा है सुभाषपा के लिए, आरएलडी के लिए, और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं लोकसभा को देखते हुए सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला भी माना जा रहा है। आप भी जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि पश्चिम और पूर्वांचल का समीकरण बनाने की कोशिश की गई है, तो क्या ये पूरी तरह से सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है? सुनील शर्मा के रूप में ब्राह्मण चेहरा, दलित चेहरा, ओपी राजभर, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, जिस तरीके से समीकरण बैठाया गया है, पहला समीकरण तो सहयोगी कोटे से बैठाया गया, दारा सिंह चौहान सपा से छोड़कर आए, उन्हें बनाया गया। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश का साथ छोड़कर आए। जयंत अभी हाल ही में सबसे बड़ा वेलकम गिफ्ट तो जयंत चौधरी को अभी वो हाल में छोड़कर आए। वहीं सुनील दूसरा नंबर है पूर्वांचल और पश्चिम के गणित का, कि पूर्वांचल के 2 दिग्गज नेता और पश्चिम के 2 दिग्गज नेता। आपको बता दें, सुनील शर्मा साहिबाबाद सीट से विधायक हैं और 2022 में सबसे ज़्यादा मतों से जीत का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। 2,14,000 से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया था। और तीसरी बात आपको बताएं जाति समीकरण की, तो इस साथ में अनिल
ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाकर कहीं ना कहीं राजभर समाज को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया है भाजपा ने। वहीं दारा सिंह चौहान को घोसी में उपचुनाव में हार के बावजूद भाजपा एमएलसी बनाया और अब मंत्री बनाया। कहीं ना कहीं जो लोनिया बिरादरी है उसमें मैसेज देने के लिए दारा सिंह चौहान को मंत्री पद दिया गया। वहीं तीसरा है दलित समाज से अनिल कुमार बनाए गए हैं। पश्चिम भी साध रहे हैं, रालोद को भी साध रहे हैं और दलित बिरादरी दलित समाज को भी साधा जा रहा है। और चौथा सुनील शर्मा जो कि बीजेपी का कैडर माना जाता है, ब्राह्मण वोट, और सुनील शर्मा को मंत्री पद देकर भाजपा ने कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की नाराजगी ना बढ़े इसलिए सुनील शर्मा को भी करके और ब्राह्मणों को मैसेज दिया है कि सबका यहाँ पे जो गणित है वो सेट है एकदम से। जी बिल्कुल, तो जातीय हिसाब से देखा जाए तो ये गणित तो सेट नजर आ रहा है, लेकिन पूर्वांचल और पश्चिमांचल की हिसाब से यदि देखा जाए तो पिछली बार बीजेपी को जो मात मिली थी ओम प्रकाश राजभर के सपा के साथ रहने पर कुछ सीटों का नुकसान हुआ था, 6 सीटों का सीधे तौर पर नुकसान था। इस बार 28 सीटों में से क्या गणित मिल रहा है, क्या फायदा मिलेगा सीधे सीधे ये तमाम गणित का? आपको बता दें पूर्वांचल की कई ऐसी सीटें, लगभग सीटें ऐसी हैं जहां पे 3 जातियां बहुत प्रमुख और जातियां यादव, कुर्मी, ब्राह्मण ये अलग हैं, लेकिन कुछ जातियां जिनको अभी राजनीतिक हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा नहीं मिली है, जिसमें निषाद समाज, राजभर समाज और लोनिया समाज, ये बहुत महत्वपूर्ण जातियां हैं। संजय निषाद के आने से भाजपा के पास निषाद समाज तो साथ था, लेकिन कहीं ना ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश के साथ जाना और साथ में दारा सिंह चौहान जो कि भाजपा योगी सरकार 2.1 में भी मंत्री थे और छोड़कर अखिलेश के साथ गए थे, उसके जाने से भी कहीं ना कहीं भाजपा को उस बिरादरी का भी नाराजगी झेलनी पड़ी थी। लेकिन अब ये जो 3 प्रमुख जातियां हैं, तीनों के जो पूर्वांचल के बड़े नेता हैं वो भाजपा के खेमे में हैं और तीनों को भाजपा ने ताकत दी है। ऐसे में ये तीनों भाजपा का गणित 2024 में अच्छा सेट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जो 2022 में डेंट लगेगा उस डेंट से भाजपा बच सकती है। जी बिल्कुल, तो एक तरफ जिस तरह से इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आके तमाम गणित भिड़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है और 80 की 80 लोकसभा जीतने की जो बात उत्तर प्रदेश में हो रही है, ये मंत्रिमंडल के विस्तार और तमाम ऐलानों के बाद में क्या आप समीकरण देख पा रहे हैं, कितना फायदा बीजेपी को मिलने वाला है इस चुनाव में? बिल्कुल, जहां पर अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, साथ में राहुल गांधी भी ओबीसी और दलितों की इस समय ज़्यादा बात कर रहे हैं, वहीं भाजपा अपने हर फैसले में, हर रणनीति में करके दिखाती है और लगभग जो है वो पिछड़ा, दलित और सवर्ण को बराबर एक पैमाने पे साधती है ताकि कोई ना ज़्यादा नाराज हो और सब खुश होकर भाजपा के खेमे में खड़े रहें। अखिलेश यादव लगातार और राहुल गांधी लगातार चाहे जितने चीज़ें कर लें, लेकिन भाजपा एक ना एक ऐसा कार्यक्रम, एक ना एक ऐसा इवेंट कर उनके पूरे माहौल को ख़राब कर देती है, उनके पूरे माहौल को ठंडा कर देती है, जो बनाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं। और कहीं ना कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने साथ आकर जो संदेश दिया था, और अब ये मंत्रिमंडल आने के बाद में जहाँ पे वो पीडीए साध रहे हैं, वहाँ पे यहाँ पर अगड़ा पिछड़ा और दलित साधा जा रहा है। 4 मंत्री में अगड़ा पिछड़ा, क्योंकि पिछड़ा आबादी ज़्यादा मानी जा रही है, इसलिए पिछड़े के 2 नेता बनाए गए, एक सवर्ण का बनाया गया, एक दलित बनाया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं हर मोर्चे पे, किसी भी मोर्चे पर भाजपा शांत नहीं बैठी है। अगर वो विकास के पर काम कर रही है, धर्म की राजनीति पर काम कर रही है, जातीय समीकरण पर खेल रही है, लगभग कोई भी ऐसा मोर्चा नहीं छोड़ पा रही है जहां पे वीक पॉइंट अखिलेश, उनका जो विपक्षी दल है अखिलेश यादव और राहुल गांधी पकड़ पाए और उन्हें दंड कर पाए। हालांकि खुद भाजपा तमाम ऐसी बोल है जो खुद ही फेंक दी है और उस पर सपा और जितने विपक्षी दल हैं वो बोल्ड हो जाते हैं। यानी कि रमन, आपका कहना है कि सपा का पीडीए का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में करके दिखा रही है? बिल्कुल, जहां पर अखिलेश यादव हर भाषण, हर बाइट, जितने भी चीज़ें अगर मंच पर खड़े होते हैं, हर जगह पीडीए की बात करते हैं। वहीं राज्यसभा चुनाव में उनकी ही विधायक पल्लवी पटेल ने उनके जो 3 उन्होंने राज्यसभा प्रत्याशी तय किए थे, आलोक रंजन, जया बच्चन, इन लोगों पर सवाल उठाए थे और कहा था पीडीए का उल्लंघन है सरासर। वहीं भाजपा ने कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव में भी जातीय गणित, ओबीसी, पिछड़ी, जाट सबको एक हिसाब से और अगड़ा सबको सेट किया था। और अब जो एमएलसी चुनाव आ रहा है
उसमें भी जो अखिलेश यादव ने पीडीए की बात की थी, उसमें पी है, ए है, लेकिन डी उसमें नहीं है। नरेश उत्तम पटेल को भेजा जा सकता है, गुड्डू जमाली को भेजने की चर्चा है, साथ में एक बलराम यादव को, उसमें दलित गायब है। लेकिन जब भाजपा काम करती है, देखिए वहाँ 3 बनाने का हिस्सा है, पीडीए में 3 बिरादरी चाहिए, लेकिन वहाँ पर एक को 2 बना, पिछड़ी को 2 बना दिया गया, अल्पसंख्यक 1 बना। लेकिन यहाँ पर अगर भाजपा को मौका मिला तो उन्होंने पूरा जाति समीकरण साध लिया और अगड़ा, पिछड़ा और दलित सबको बना दिया। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये माना जाए कि जिस तरह से जातीय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग, लोकसभा चुनाव की आमद को देखते हुए ये पूरा फैसला किया गया है और लंबे समय से जो इंतजार ओपी राजभर को कराया जा रहा था वो इंतजार सुखद तो रहा ही है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी योजना काम कर रही थी जो आज अमल में लाई गई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ी योजना थी, क्योंकि अगर आप पहले किसी को दे देते हैं तो वो चीज़ पुरानी हो जाती है और कोई भी नेता जो होता है या कोई भी व्यक्ति होता है वो ज़्यादा पाने के लिए आगे दौड़ता है। राजभर को अगर ये पद पहले दे दिया गया होता तो आज लोकसभा में जैसी चर्चा चल रही है कि उन्हें 1 सीट दी गई है और वो 3-4 सीटें चाहते थे, अभी वो कई सीटों पर ना मिलने से नाराज भी हैं। लेकिन अब जो उनकी नाराजगी वो मंत्री पद मिलने से उनकी खुशी में बदल जाएगी, उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी और जो साथ में उनका लोकसभा सीट वाला गम है वो भूल जाएगा। ये भाजपा एक विशेष रणनीति के तहत काम करती है। वो हमेशा एक तीर से, हमेशा कहावत चलती थी एक तीर से 2 निशाने, लेकिन भाजपा एक तीर से कितने निशाने करती हैं ये ना तो आज तक विपक्ष जान पाया है, ना तो कोई राजनीतिक विश्लेषक जान पाया है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से सस्पेंस आखिरी समय तक बरकरार रखा गया है, आरएलडी की यदि बात करें तो कल तक राजपाल बालियान का नाम चर्चा में आगे आ रहा था और माना जा रहा था कि उनको मौका दिया जाएगा, लेकिन आज सुबह से बात की जाए तो अनिल कुमार का नाम सामने आया है और उसके बाद यहाँ पे नया फैसला आज से सामने आया और उसी पर मुहर लगी है। तो क्या एक बार फिर से इसी सस्पेंस को बरकरार रखने की कोशिश की गई थी? बिल्कुल, राष्ट्रपति का कैंडिडेट हो, चाहे लोकसभा सीटों का हो, राज्यसभा सीटों को लेकर प्रत्याशी चयनित करने हो या मुख्यमंत्री बनाना हो, भाजपा में अंतिम समय पर जब चिट्ठी जारी होती है तो लोग शॉक रह जाते हैं। सभी चीज़ें, जो जितने भी आंकड़े, जितनी भविष्यवाणियां हैं, सब खत्म हो जाती हैं और इस बार भी वही हुआ लास्ट समय पर। अरे 2-3 घंटे पहले तो ये तक क्लियर नहीं था कि वास्तव में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से लोगों ने, मीडिया के लोगों ने तय कर लिया था कि मंत्रिमंडल विस्तार तो हो रहा है, लेकिन आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर जो बोलने के लिए जाने जाते हैं, अभी शपथ लेने के 1 घंटे तक वो कोई बयान नहीं दे रहे थे, कह रहे थे मुझे कोई सूचना नहीं है, जबकि वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कराए थे। ऐसे में सस्पेंस, वेब सीरीज में इतना सस्पेंस नहीं होता है जितना भाजपा के फैसलों में होता है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जिस तरह से सस्पेंस बरकरार रखा गया है, लेकिन फिलहाल अब पर्दा हट चुका है सस्पेंस से। 4 मंत्री शपथ ले चुके हैं। रमन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो योगी सरकार के मंत्रिमंडल के साथ ही साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।